हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव स्वामी और हमारे चैनल का नाम है अनुभव एजुटेक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, इससे पहले हमने क्लास 9th के मोशन चैप्टर की कुछ टॉपिक्स कराए थे और उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने जो है बना दी है। इसमें कि हमने रेस्ट एंड मोशन और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जो कि चैप्टर मोशन से ही रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। राइट, एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वे दो पार्ट्स क्या हैं? तो फर्स्ट टाइप की क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटीज और सेकेंड टाइप की क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो चलिए वन बाय वन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या कह लीजिए वैल्यू होती है, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि ये क्वांटिटी डायरेक्शन लेस होती है, इनमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है, या कह लीजिए कि डायरेक्शन इनकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाती है। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें स्पीड की, टाइम की, टेम्परेचर की। जैसे कि अगर कोई मेरे पास थर्मामीटर हो, थर्मामीटर के थ्रू हम सब जानते हैं टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और उस थर्मामीटर को मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में लेकर के जाऊं, तो क्या डायरेक्शन के चेंज करने से टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। हालांकि हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट के बदलने से, वेदर के चेंज हो जाने से टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम किसी व्हीकल को डिफरेंट स्पीड से अलग अलग डायरेक्शंस में लेकर के जाएं, तो डायरेक्शंस के चेंज हो जाने से स्पीड के कैलकुलेशन पर, स्पीड की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि स्पीड की को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उस कैलकुलेशन में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। इस वजह से स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले ये देख लें कि अगर स्केलर क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करना हो तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोज क्वांटिटीज whose have only magnitude but no direction, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास कोई डायरेक्शन ना हो, केवल क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, मास, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस। देखिए, हम सभी एग्जांपल्स में गौर करें। अगर मान लीजिए हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या एरिया फाइंड आउट करने में कोई डायरेक्शन का रोल होता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्या वॉल्यूम का कोई रोल होता है? तो हम कहेंगे नहीं। क्या डायरेक्शन का डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में कोई रोल होता है? तो हम कहेंगे नहीं। देखिए, क्योंकि इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, ये सभी क्वांटिटीज डायरेक्शन लेस हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्केलर क्वांटिटीज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्केलर क्वांटिटीज मींस जिनके पास वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन कोई भी डायरेक्शन ना हो। ओके, तो ये डेफिनेशन आप नोट करिए। ओके, तो अब हम एक दूसरी तरीके की क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैग्नीट्यूड टर्म नया हो। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब हम मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2।
तो वहां वैल्यू वर्ड को हम यूज करते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इस टर्म की वजह से आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की कंडीशंस तो क्या है कि उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, वेलोसिटी का मतलब होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पीड के साथ डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कराएं। सपोज करें कि कोई व्हीकल है और वो एक सर्टेन स्पीड के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो तब हम स्पीड की जगह वेलोसिटी टर्म का यूज करते हैं। मेरे सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन स्पीड के साथ सर्टेन डायरेक्शन में, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही हो कोई ऑब्जेक्ट, तो वहां हम स्पीड की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास मार्कर है, अगर मैं मार्कर को ऐसे फ्रीली रिलीज कर दूं तो मार्कर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सर्टेन स्पीड के साथ नीचे गिरेगा। तो देन हम स्पीड की जगह कौन सा टर्म यूज करेंगे, वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन है, राइट। हम ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दें तो तब हम वेलोसिटी टर्म का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट से, मान लीजिए ग्राउंड लेवल से h हाइट पर ये कोई बॉल है, और इस बॉल को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज कर दूं, तो जब बॉल नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी तो टाइम के साथ बॉल की जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू करेगी, या कह लीजिए बॉल की जो वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी वर्ड ज्यादा सुटेबल होगा, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़नी स्टार्ट होगी। टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि वेलोसिटी एक फिक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की भी फिक्स डायरेक्शन होगी, और वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू भी होगी और एक्सेलरेशन की फिक्स डायरेक्शन भी होगी। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्स। देखिए, हमें पता है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन प्रोवाइड करती है। सपोज करिए कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर ये कोई एक वुडन ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर हम कुछ इस इधर राइट साइड की तरफ जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट साइड की तरफ जब हमने फोर्स अप्लाई की तो जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में चलेगा, राइट साइड में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ फोर्स के पास कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू भी रही होगी, 2 3 4 5 6, और फोर्स का जो इफेक्ट है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में भी देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू भी है और फोर्स के पास डायरेक्शन भी है, इस वजह से फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटीज मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। तो इसको नोट करिएगा, नोट जरूर करना है आपको, ठीक है। साथ साथ समझते हुए भी चलना है और साथ साथ अपने नोटबुक में जो भी हम यहाँ पे समझ रहे हैं उसको नोट भी करना है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ओके, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस। ये वर्ड आपने डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा, डिस्टेंस। तो चलिए आज हम इसको एक बार और डिस्कस कर लें, इसके बारे में और समझ लें, ठीक है। देखिए, जब भी डिस्टेंस वर्ड यूज किया जाता है तो डिस्टेंस वर्ड का मतलब जनरली क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की गई लेंथ,
किसकी लेंथ? लेंथ ऑफ पथ, ठीक है। जो भी किसी रास्ते की लंबाई कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रही है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो अगर हमें लेंथ को डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे? द लेंथ ऑफ path covered by an object in a definite time interval। टाइम इंटरवल होता है टाइम की दो वैल्यूज के बीच का गैप। तो जब एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ पथ कवर करे, राइट, लेंथ ऑफ पथ क्या करे? कवर करे, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? डिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस की डेफिनेशन। अब हम डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या समझेंगे? जैसे कि अभी हमने पीछे वाले जो टॉपिक पढ़े स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, तो आप बताइए कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? चलिए सोचिए। तो इसका आंसर होगा स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये डायरेक्शनलेस है, इसके पास डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड है। तो हम डिस्टेंस को कैसी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? इसके अलावा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और जीरो। देखिए डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को कई बार इल्यूशन हो जाता है, वो कुछ बुक्स में पढ़ लेते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे की का जो स्टेटमेंट है वो नहीं पढ़ते। वहां पे कंडीशन क्या लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट मोशन में भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मोशन में है तो तब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तभी तो वो डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एटसेट्रा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर की? तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस की वैल्यू जीरो भी पॉसिबल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी, बट डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आए, इट्स SI यूनिट इज मीटर, राइट, इट्स SI यूनिट इज मीटर। अब आप कहेंगे सर ये SI का मतलब क्या है? देखिए SI की फुल फॉर्म होती है इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब होता है SI का? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में देखिए कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लोकल में अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो ग्राउंड को मेजर करने की एक यूनिट यूज की जाती है जिसको कहते हैं बीघा। अब हो सकता है कि रूरल के जो लोग हैं उनको पता हो, फिर इंडिया में ये यूनिट प्रचलित है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को फिक्स किया कि कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी, हर जगह वैलिड होगी, राइट, हर जगह लोगों को उनकी नॉलेज होगी। तो ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स को नाम दिया गया SI यूनिट। तो लेंथ की जो SI यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर वो क्या होती है? मीटर होती है, राइट। तो SI यूनिट का मतलब आपको समझ में आया? ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा सिस्टम भी होता है जिसके अंदर
लेंथ की अलग यूनिट होती है, एंड इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के अंदर इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी ऐसा सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट? सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर सीजीएस का मीनिंग क्या है? देखिए यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर जो है ये लेंथ की यूनिट होती है। जी का मतलब होता है यहाँ पे ग्राम, ठीक है, ग्राम जो है ये मास की यूनिट होती है। एस का मतलब होता है यहाँ पे सेकंड, और जो सेकंड है ये टाइम की यूनिट होती है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, जिसको हमने सीएम से डिनोट किया है। इसके अलावा इट्स बिगर यूनिट इज किलोमीटर। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं उनके लिए हम क्या यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं। तो ये सभी बातें आपको यूनिट से रिलेटेड ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। यहां पे लिख देते हैं, इन व्हीकल्स डिस्टेंस इज measured by ओडोमीटर। देखिए एक डिवाइस होता है व्हीकल्स में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ओडोमीटर कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ओडोमीटर। तो व्हीकल्स में डिस्टेंस किसके थ्रू मेजर होगा? ओडोमीटर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो डिस्टेंस से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्टेंस का कोई एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर लेते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आप ये जो पॉइंट्स हमने समझाए हैं इनको नोट करेंगे। ओके, तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या समझ लेते हैं? एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोई पर्सन यहां ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। ओके, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट तक 4 किलोमीटर कवर कर लेता है, फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब अगर हमें फाइंड करना हो कि उस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 3 किलोमीटर। बी सी की वैल्यू क्या हो गई? 4 किलोमीटर। सी डी 7 किलोमीटर। तो कितना हो गया ये? 14 किलोमीटर। यानी उस पर्सन ने 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ देखिए, जब हमने टोटल डिस्टेंस कवर की तो क्या हमने यहाँ पे डायरेक्शन का कोई यूज किया? यानी पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है जाते हुए, लेकिन हमने सिर्फ लेंथ ऑफ पथ को मेजर किया। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ कोई ना कोई डिस्टेंस की वैल्यू होती है, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, इसी वजह से उसको मैं क्या कह रहा हूं? स्केलर क्वांटिटी हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। सपोज करिए कि कोई पर्सन यहां ओ पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है और कुछ इस तरीके का पथ वो फॉलो करता है पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और ये जो पथ है ये कर्व्ड है। यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स हैं, ये फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया
और ये सेकंड सेमी सर्किल हो गया। इमेजिन कीजिए कि जो फर्स्ट सेमी सर्किल है इसका सेंटर है यहाँ पर ए, और जो सेकंड सेमी सर्किल है इसका सेंटर है यहाँ पे बी। फर्स्ट सेमी सर्किल की रेडियस इमेजिन कर लें स्मॉल आर, और सेकंड सेमी सर्किल की रेडियस इमेजिन कर लें कैपिटल आर। कितनी रेडियस हो गई? कैपिटल आर। अब अगर पर्सन ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जा रहा है, कौन से पथ को फॉलो करते हुए? थ्रू कर्व्ड लाइन। किसके थ्रू जा रहा है? कर्व्ड लाइन के थ्रू जा रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि उस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की? ट्राई कीजिए। क्या आप बता सकेंगे कि अगर पर्सन इस कर्व्ड लाइन के थ्रू ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? ये बताइए आप सोचकर। चलिए, सोच लिया? चलिए अब ट्राई करते हैं हम। देखिए, हमें पता है कि सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि इस सर्किल की बाउंड्री की जो लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है, इसी को हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं। अब अगर इस लेंथ को मैं हाफ कर दूं, ये लेंथ हमने क्या कर दी? हाफ, ये इतनी रह गई सिर्फ, तो ये क्या बन गया? एक सेमी सर्किल। और हम कहें कि सेंटर से यहां तक रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, तो तब ये लेंथ कितनी हो जाएगी सेमी सर्किल की? तो हम सरकमफेरेंस का क्या कर देंगे? हाफ। तो 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो गया? पाई आर। इसी तरीके से जब कोई पर्सनल इस कर्व लाइन के थ्रू फ्रॉम ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जा रहा होगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ देखेंगे। फर्स्ट सेमी सर्किल की लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमी सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर हमने इमेजिन की है। सेकंड सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो सेकंड सेमी सर्किल की लेंथ हो जाएगी पाई कैपिटल आर। अगर हम यहां से पाई कॉमन ले तो ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो पर्सन के थ्रू जो कवर की गई डिस्टेंस है वो ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक, इसे भी आप नोट करेंगे। चलिए, तो यहां तक हमने 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और सेकंड टॉपिक हमने कवर किया डिस्टेंस। तो आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे, ये पूरी उम्मीद है मुझे। अगर आपके कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं, और भी अगर कुछ क्वेश्चनिंग आपके माइंड में आ रही है टॉपिक के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।